नमस्ते। आज हम पॉलिटी में ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसको समझना और समझाना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और इस तरह से समझेंगे जिस तरीके के बाद आप कभी भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग संचित निधि को समझें तो संचित निधि हमारे अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में। अब ये संचित निधि होता क्या चीज़ है? तो सीधा सा बात समझिए कि भारत सरकार का समस्त धन जो है, टोटल राशि जो है न, वही है संचित निधि। और भारत का सारा धन जो है वो संचित निधि के रूप में किसके पास रहेगा? तो आरबीआई के पास में रहता है। अब ये संचित निधि क्या है? तो भारत का रुपया है। पूरे भारत का रुपया कहाँ जाकर के जमा हो जाता है? संचित निधि में जाकर के जमा हो जाता है। जैसे कोई आम आदमी यदि मजदूरी करता है, कमाई करता है, कुछ भी करता है तो अपने जाके अकाउंट में रखता है। उसी तरह से भारत सरकार पूरे भारत का कहीं भी कोई भी इनकम होगा तो वो सब का सब कहाँ जाकर के जमा होता है? संचित निधि में। अब कमाई होगा कैसे? तो लोगों पर टैक्स लगा करके, कर लगा करके, जैसे इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, इस तरह के बहुत सारे टैक्स हैं जिसके तहत सरकार का वो आय होता है। वो सब कहाँ जा कर के जमा हो जाता है? संचित निधि में। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई भी देश है, मान लीजिए आम आदमी है, वो कितनों बड़ा आदमी है, रुपया पैसा वाला है, लेकिन उसको भी कभी कभी रुपया का ज़रूरत पड़ जाता है। तो ऐसे में वो क्या करता है? तो कर्जा लेता है। उसी तरह से देश भी कभी कभी अपने अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए रुपया उसके पास तत्काल नहीं रहता है तो वो क्या करता है? ऋण लेता है दूसरे देश से, विदेश से कर्जा लेता है। तो विदेश से जो कर्जा लिया, वो जो रुपया आया, वो भी कहाँ जा कर के जमा हो जाएगा? संचित निधि में। या फिर अब हम लोग दूसरे को कर्जा देते भी तो हैं। जब किसी को कर्जा देंगे, रुपया देंगे, ऋण पर देंगे, तो उससे ब्याज भी तो आएगा। जो सारा ब्याज आएगा वो सब का सब कहाँ जा कर के जमा हो जाएगा? संचित निधि में। कुल मिला करके भारत में कोई भी रुपया कहीं से भी आए या फिर भारत किसी को कर्जा रुपया दे और उससे जो ब्याज आएगा, या फिर भारत सरकार तरह तरह का टैक्स लगाए, जिस भी तरह से भी रुपया आएगा वो सब का सब कहाँ जा कर के जमा हो जाएगा? संचित निधि में। तो भारत सरकार का सबसे बड़का अकाउंट का नाम ही है संचित निधि, जो कि अनुच्छेद 266 में है। और ये रहता किसके पास में है? तो आरबीआई के पास में रहता है। ठीक है। इस संचित निधि में रुपया कैसे आया तो समझ गए कि इसमें रुपया कैसे आया। अब ये रुपया है किसका? तो जनता का ना रुपया है। तो क्या कहेगा प्रधानमंत्री कि हम है प्रधानमंत्री, हम रुपया जब मर्जी होगा, जितना मर्जी होगा उतना निकाल लेंगे? नहीं, ये भारत सरकार का रुपया है, यानी कि ये जनता का रुपया है, यानी कि ये हम सभी का रुपया है। तो इससे यदि निकासी करना है, इस संचित निधि से 1 टका भी निकालना है तो उसके लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। संसद से विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। देखिए, संचित निधि हम रुपया तो दे दिए, लगा दिए, रुपया कहाँ से आएगा? लेकिन निकालना है तो विनियोग विधेयक। अगर संसद विनियोग विधेयक पारित नहीं करता है तो समझ लीजिए कि संचित निधि से रुपया नहीं निकलेगा। अब देखिए, विनियोग विधेयक कौन पारित करता है? तो अभी हम क्या बताएं? संसद। विनियोग विधेयक कौन पारित करेगा? संसद पारित करेगा। और यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ तो क्या रुपया निकल जाएगा? नहीं। ये बात किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 114 में लिखा हुआ है। इसीलिए हमारे भारत का नया जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। इसलिए देखते होंगे 1 अप्रैल से पहले बजट प्रस्तुत करके विनियोग विधेयक पारित करा लिया जाता है। अब कहेंगे बजट क्या होता है? सीधा सा बात समझिए, बजट का माने हम लोग, मान लीजिए आप ही 30,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से आप सोचे होंगे कुछ रुपया जो है हमको भोजन पे खर्च करना है, कुछ रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना है, और कुछ रुपया बिजली बिल में भी देना है, गैस में खर्च होना, इसी तरह का बहुत सारा लिस्ट बनेगा।
तो आप बजट कब तैयार कर रहे हैं? जब आपको पता है कि हमको महीने का इतना रुपया आ जाएगा। हाँ, उस रुपया का आप कहाँ लगा रहे हैं, यही हो गया आपका बजट। तब बजट जो है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कहिएगा अनुच्छेद 112 में। अब कहिएगा सर बजट शब्द वास्तव में संविधान में लिखा हुआ है क्या? तब बजट शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग आम भाषा में समझने के लिए कह देते हैं बजट। तब बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। बजट एक साल के लिए लाया जाता है। बजट में मान लीजिए कि भारत सरकार है, भारत के अंदर कहीं भी रोड बनना है, कहीं पुल बनना है, कहीं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, कहीं कॉलेज खुलना है, कहीं पर महा यूनिवर्सिटी, बहुत तरह की चीज़ें हैं भारत सरकार के अंतर्गत काम करना पड़ता है। रेलगाड़ी कहीं स्टेशन नहीं है तो वहाँ स्टेशन देना है, रेलगाड़ी फैक्ट्री लगाना है, कहीं कुछ लगाना है। तो ये सब साल के शुरू में ही जो बजट सत्र चलता है, बजट सत्र आपको पता होना चाहिए फरवरी से मई के बीच में चलता है। इसी में जो है बजट सत्र में बजट पेश कर लिया जाता है और फिर उस बजट के हिसाब से अब देखिए क्या होता है कि आप बजट सुना दिए संसद में। अब सवाल ये है कि संसद से रुपया निकलता कैसे है? ये तो हम समझ लिए संचित निधि में रुपया यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से निकलने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। ये विनियोग विधेयक को नए वित्तीय वर्ष से पहले इसको पारित करा लिया जाएगा ताकि साल भर उसी अनुसार खर्चा होगा। ठीक, लेकिन अब सवाल है कि रुपया निकलेगा कैसे? तो सबसे पहला काम क्या होता है? बजट पेश करना होता है। कि देखिए जिस तरह से अभी हम आपको बताया कि मान लीजिए आपके घर का इनकम है 30,000, आप उसमें सोचते हैं कि भोजन पर कितना खर्च करेंगे, शिक्षा पर कितना, बिल पर कितना, गैस पर कितना, और भी तरह तरह का कितना खर्चा करेंगे। उसी तरह से भारत सरकार में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संसद के सामने बजट पेश करे। अब राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करके वो किसी भी मंत्री को कह देता है, खास करके वित्त मंत्री ही होता है जो कि बजट पेश करता है। वो बतलाता है संसद में आकर के कि हमको शिक्षा पर इतना रुपया खर्च करना है, हमको रेल परिवहन पर इतना खर्च करना है, सड़क परिवहन पर इतना खर्च करना है। ये बजट ला करके बता दिया कि हम लोगों का साल भर में इतना गो आय होगा, उस हिसाब से इतना हम लोग खर्चा करेंगे, शिक्षा पर इतना खर्चा करेंगे, परिवहन पर इतना खर्चा करेंगे, सब कुछ पर खर्चा कर देंगे। अब संसद में सरकार, वित्त मंत्री या फिर कोई भी मंत्री आकर के बजट पेश कर देता, क्या रुपया निकल गया? नहीं, रुपया नहीं निकला है। बजट पास हो गया, इसके बाद सभी मंत्रालय खुद आकर के बताएगा, देखिए रेल में इतना इतना खर्चा है, कहाँ कहाँ खर्चा है वो बतलाएगा कि कहीं पुल बनना है, कहीं पर स्टेशन बनना है, या फिर कहीं फैक्ट्री स्थापित करना है, वो करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुदान मांग। बजट किस अनुच्छेद में है? तो कहिएगा अनुच्छेद 112 में है। अब बजट लाया कोई मंत्री, अब बजट के बाद सभी मंत्रालय अपना जानकारी देगा संसद में कि रेल में खर्च होना है तो कितना रुपया कहाँ खर्च होना, शिक्षा में खर्च होगा तो कहाँ खर्चा होगा, अब सड़क में खर्चा होना, सड़क परिवहन में खर्चा होना तो सड़क परिवहन में कहाँ खर्चा होगा। ये सब किस में आ जाएगा? अनुदान मांग में आ जाएगा, जो कि अनुच्छेद 113 है। क्या इससे भी रुपया निकल गया? इससे भी रुपया हमारा नहीं निकला है। तब जाकर के विनियोग विधेयक पारित करना होता है ये संसद से। जब ये संसद से विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तब जाकर के रुपया निकलता है। बात समझे कि नहीं बुझ समझे? अब देखिए क्या होता है, अब कहेगा कि रुपया निकालने का बात है, तब बजट में हम जो सत्ता में है सरकार वो कुछ रुपया बता देगा कि शिक्षा में इतना रुपया खर्चा कर रहे, उतना रुपया खर्चा कर रहे हैं। अनुदान मांग में भी शिक्षा मंत्रालय कह देगा कि हाँ सही बात है, बजट में जितना कहा गया था उतना खर्चा सही में लग रहा है। यहाँ दोनों तालमेल बैठेले हैं। अब विनियोग विधेयक को भी पारित करवा लिया जाएगा, लेकिन क्या विपक्ष कथिल मुखौटा नहीं है ना बैठल है। विपक्ष बैठ के देख रहा है कि अरे ये तो 10 करोड़ में कम होने वाला चीज़ है, ये 15 करोड़ काहे का मांग रहा है, तो तुरंत वहाँ पर क्लेम करेगा। इसके लिए कटौती प्रस्ताव आता है कि ये कम 10 करोड़ में होने वाला है, तब 5 करोड़ एक्स्ट्रा किस चीज़ की मांग के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ के ऊपर एगो, जिसे कहते हैं ना कि हर बाप का बाप होता है, तो उसी तरह से लोकतंत्र में देखा जाए तो हर चीज़ के एक के ऊपर एगो CID फिट कर ले कि देखो तो गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। अब देखिए विनियोग विधेयक से रुपया निकाल लिया जाए,
विनियोग विधेयक से रुपया निकालने के बाद क्या को बिठा ले दिया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, देखते रहिएगा कहीं रुपया का गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन जब ऊपर से नीचे पूरा सिस्टम में जब भ्रष्ट हो जाता है तब फिर जनता क्या करेगा, बड़का से बड़का लोग क्या करेगा। तब बात समझ गए। सबसे पहले रुपया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बजट लाना पड़ता है कि देखिए हम शिक्षा में इतना खर्चा करें, रेलवे में इतना खर्चा करें, उसमें इतना खर्चा करें, उसमें इतना खर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद सभी मंत्रालय अपना अपना खर्चा बताता है कि हाँ इस शिक्षा में इतना खर्चा यहाँ पर होना है, रेल में इतना 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 यहाँ पर खर्चा होना है। और उसके बाद विनियोग विधेयक पारित करा लिया जाता है। विनियोग विधेयक यदि पारित हो गया तो रुपया निकल गया। अब बजट सत्र जो है कब से कब तक चलता है, याद रखिएगा फरवरी से मई, सबसे लंबा सत्र यही चलता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई। इसी में बजट पेश कराया जाता है, फिर अनुदान मांगाता है, फिर विनियोग विधेयक आ जाता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाया, 1 अप्रैल से पहले, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से पहले जो है वो बजट पास नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए बजट पास नहीं कर पाया, अब भारत और चीन के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। अब क्या करेगा, अब क्या आय देखेगा कितना हमारा आय है और कितना उसमें खर्चा करेंगे, नहीं ना देखेगा। उसमें केवल और केवल व्यय की बात होगी, खर्चा की बात होगी। बजट में आय व्यय दोनों देखना पड़ता है, कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया खर्चा करे, दोनों नहीं देखिएगा कि खाली सोच लीजिए कि भोजने पर खाली खर्चा करना है, अनार बादाम सेब खा रहे हैं, अब रहने के लिए घरे नहीं है, तो ये तो बढ़िया बजट नहीं हुआ। तो जितना आपका आय है उसी हिसाब से आपका व्यय भी होना चाहिए, तो ये हो गया आपका बजट। लेकिन कभी क्या होता है कि इस विनियोग विधेयक को पारित करने का नियम ये है कि 1 अप्रैल से पहले कर लीजिए, अब पूरा साल भर उसी हिसाब से चलते रहिए। लेकिन कभी क्या हुआ, किसी कारणवश विनियोग विधेयक 1 अप्रैल से पारित नहीं हुआ, उसमें रुपया का ज़रूरत है, रुपया का हमको ज़रूरत हो पड़ गया, तो अब क्या करेगा, लेखानुदान लाएगा। लेखानुदान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 116 में। इसमें आय का बात नहीं किया जाएगा, इसमें केवल खर्चा का बात किया जाएगा। जब आय का बात करिए लिया जाएगा तो बजट नहीं आ जाएगा, इसमें केवल और केवल व्यय का बात होता है, केवल और केवल खर्चे की बात होता है। देखिए अभी तक हम बजट पास नहीं कर पाए हैं, विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाए, लेकिन रुपया का बहुत ज़रूरी है। काहे कि चीन वाला लड़ाई कर रहा है हमारे साथ में, कितना आपको इनकम है, इनकम काहे का देखेंगे, पहले तो खर्चा कर देंगे, हम लोग देखने लगे इनकम कितना है, फिर तब तो चीन घुस करके हमको मार करके चल जाएगा, हम तो ये इनकम ही देखते रह जाएंगे। नहीं बात बुझे। तब बजट में आय व्यय दोनों देखा जाता है, लेकिन लेखानुदान में व्यय सब आय नहीं देखा जाता है, सिर्फ रुपया निकालना है तो निकालना है। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले लेता है और रुपया निकाल लेता है, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब सवाल आता है कि अभी चल रहा है 2024, और 2024 देखिए तो वो कौन सा वर्ष है, चुनावी वर्ष है। मोदी जी चुनाव लड़ेगा, लोकसभा का चुनाव होगा। अब बताइए तो बजट कितना साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए। बजट कितना साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए। अब देखिए अभी तो मोदी जी का सरकार है, अब वो क्या करेगा, पूरा साल के लिए बजट ला देगा। अब क्या पता चुनाव के बाद मोदी रहे या ना रहे, हो सकता है नहीं रहेगा। अब मोदी जिस तरह से बजट बनाए, क्या उसी तरीके से नया सरकार को भी चलना पड़ेगा, ये तो कोई बंधन नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर उसको चुन करके भेजा का है। तो इसके लिए बजट नहीं आता है, काहे कि बजट पूरा साल के लिए होता है, मोदी जी पूरा साल नहीं रहेगा, बीच में चुनाव होना है। तो इसके लिए क्या लाता है, अंतरिम बजट लाया जाता है। अंतरिम बजट में भी वही चीज़ होता है कि जब तक नया बजट नहीं आ गया है, नई लोकसभा का गठन होगा, तब ना वो बजट लाएगा, तब ना वो अनुदान मांग लाएगा, तब ना विनियोग विधेयक पारित करेगा, तब तक देश कैसे चलेगा। तो इसी अंतरिम बजट से चलेगा। जिस तरह से बजट में हम लोग आय व्यय दोनों देखते हैं ना, उसी तरह से अंतरिम बजट में भी आय और व्यय दोनों देखा जाता है, लेकिन लेखानुदान में व्यय नहीं देखा जाता है। ये तो तब न लाए हैं जब विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाया, रुपया का जरूरत पड़ गया, तो आय के काहे खोजिएगा, आय को छोड़िए, व्यय पहले करने दीजिए। मान लीजिए आपके घर में अचानक से बीमार पड़ गया, रुपया नहीं है, आप अकाउंट से रुपया नहीं निकाले तो क्या करेगा, छोड़ दीजिएगा, मरने दीजिएगा नहीं ना, तो बगल वाला से रुपया लाइएगा नहीं लाइएगा। आपका इनकम कितना है, आप तो उस समय ये सोचिएगा कि जितना जल्दी हो हमारा काम हो जाए। तो लेखानुदान को उसी नज़र से देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब सवाल ये है, नीचे में देख रहे हैं अनुपूरक अनुदान, ये सब सारा कुछ बुझ गए होंगे।
अब ये है अनुपूरक अनुदान। एक तो अनुदान ये हो गया कि शिक्षा मंत्रालय कहा कि हमको इतना खर्चा करना है, यहाँ पर खर्चा करना। रेल मंत्रालय बता दिया कि पुल बनाना है इतना रुपया खर्चा होना, स्टेशन बनवाना है यहाँ इतना रुपया खर्चा होना है। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में गया रुपया घट। मान लीजिए किसी बच्चा को लाने दिया पापा सामान मार्केट से, वहाँ गया सामान खरीद रहा खरीदते खरीदते रुपया गया कम हो। अब क्या पापा रुपया नहीं देता है उसको, भेजता है कि नहीं भेजता रुपया? तब बस उसी तरह से यह अनुपूरक अनुदान, ये अनुच्छेद 115 में लिखा हुआ ये कहता है कि मान लीजिए किसी काम को करने में रुपया का यदि कमी पड़ गया तो ये अनुपूरक अनुदान के माध्यम से और रुपया उसी काम के लिए निकाला जा सकता है। हालांकि मान लीजिए आप कोनो काम करने के लिए आपको अनुमान है कि 50 रुपये में काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ लग गया 70 रुपये, तब क्या कोई सांसद अपना जेब से नहीं है ना भरेगा? तो वहाँ कौन भरेगा? तो आप जो सरकार वो ना भरेगा। तो सरकार भरेगा कैसे? तो अनुपूरक अनुदान 115 से, यानी कि रुपया का यदि कमी पड़ गया तो अनुपूरक अनुदान से और भी रुपया आप ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कटौती प्रस्ताव भी आता है कि मान लीजिए सरकार अब 20 करोड़ का कम है और 40 करोड़ निकाल रहा है, विपक्ष कहेगा कि अरे 20 करोड़ एक्स्ट्रा का है का, लगता है कोई गड़बड़ी है, वो कटौती प्रस्ताव ला देगा। ठीक है, फिर से एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। संचित निधि हमारे अनुच्छेद 266 में है और इसमें रुपया कहाँ से आता है? तो यही टैक्स हो गया, या फिर हम लोग किसी अन्य देश से ऋण लेते हैं वो हो गया, या फिर हम किसी अन्य देश को ऋण देते हैं वो हो गया। अब ये रहता कहाँ है? तो आरबीआई के पास में रहता। निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है संसद से। ये बात किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 114 में लिखा हुआ है कि यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं करिएगा तो रुपया नहीं निकलेगा, सीधा सा बात कह दिया। अब विनियोग विधेयक नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से पहले अमूमन यही देखा जाता है कि इसको पारित करवा लिया जाता है। अब है कि विनियोग विधेयक ऐसे तो पारित नहीं ना होगा, जिस तरह से आपके घर में बजट बनाते हैं उसी हिसाब से भारत में भी भारत का कैसे विकास करना, इसके लिए भी आपको बजट बनाना पड़ेगा। जैसे अपने घर में आय व्यय दोनों के हिसाब से आप बजट बनाते हैं ना, उसी तरह से भारत सरकार भी आय व्यय दोनों के हिसाब से बजट बनाएगा। ये बात किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 112 में। अब इसके बाद बजट आप मान लीजिए पेश कर दी, उसके बाद सभी मंत्रालय से पूछा जाता है, मंत्रालय अपना जानकारी देता है कि यहाँ इतना खर्चा है, शिक्षा मंत्रालय में इतना रुपया लगेगा, रेल मंत्रालय में इतना, सड़क परिवहन मंत्रालय में उतना। उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। ठीक है, आज सबका अनुच्छेद लिखा हुआ है। बजट कितना में? 112 में है। अनुदान मांग कितना में? 113 में है। विनियोग विधेयक कितना में? 114 में है। अब विनियोग विधेयक 1 अप्रैल से पहले आपको पारित कर लेना होता है, ऐसे कर ही लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए नहीं कर पाया और रुपया का ज़रूरत पड़ गया, या फिर कभी भी बीचों में ज़रूरत पड़ सकता है, तो वहाँ पर लेखानुदान के माध्यम से रुपया निकाला जा सकता है। ये अनुच्छेद 116 में। यहाँ आय व्यय दोनों देखते हैं, लेकिन ये अचानक से आ गया तो यहाँ पर आय नहीं देखते, केवल और केवल व्यय, रुपया निकालना है, काहे कि इमरजेंसी है, यहाँ पर कुछ विशेष काम है तो यहाँ पर निकाल लेता है। अंतरिम बजट तो जब चुनावी वर्ष में ये लाया जाता है। हालांकि लेखानुदान को भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है, काहे कि ये भी कम ही समय के लिए रहता है, ये भी कम ही समय के लिए रहता है। पूरा महीने साल के लिए थोड़ी रहेगा, पूरा कुछ महीने के लिए रहता है। लेकिन बजट को देखेंगे तो पूरे 1 साल के लिए रहता है, लेकिन ये लेखानुदान कुछ महीने के लिए रहता है। उसी तरह से अंतरिम बजट कुछ महीने के लिए ना, अभी मोदी जी अंतरिम बजट लाया तो कुछ ही महीने के लिए ना रहेगा वो, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होगा, नई लोकसभा बजट नहीं लाएगा। बजट लाने के बाद अनुदान मांग होगा, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक पारित करेगा, तब फिर नया बजट से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आय व्यय दोनों देखा जाता है, ये चुनावी वर्ष में लाया जाता है। फिर अनुपूरक अनुदान जो है अनुच्छेद 115 में है। रुपया का कमी पड़ गया तो रुपया और आपको भारत सरकार के संचित निधि से आपको मिलना तय है। ठीक।